हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका प्रीमिक्स में। आज हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस स्टैटिक और करंट दोनों का ही एक अच्छा मिश्रण है। सो व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग दीज 5 क्वेश्चंस, आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो होलिस्टिकली रिवाइज हो, दैट इज आवर पर्पस। एंड वंस यू आर डन विद दिस वीडियो, आप 5 क्वेश्चंस देख लेते हैं। प्लीज़ अपना स्कोर कमेंट्स में लिख दें। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो वो भी कमेंट्स में आप ज़रूर लिखें। राइट, सो शुरू करते हैं 5 क्वेश्चंस के साथ। जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये है, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई द रिजर्व। ठीक है, आपको ऑप्शंस में हमारे पास रिजर्व्स दिए हुए हैं, पंचमरी, बंधवगढ़, कान्हा एंड माधव। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा रिजर्व है जो इन 6 स्टेटमेंट्स में से आप गेस कर सकते हो। सो पहली स्टेटमेंट है, इट इज लोकेटेड इन द विंध्या हिल्स ऑफ उमारिया डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। इट इज ऑल्सो known for the Royal Bengal tigers. It was declared as a national park in 1968. Its name has been derived from the most prominent hillock of the area of Umaria. अगर तो आप इस एरिया से हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ईजी है। It consists of mixed vegetation ranging from grasslands to thick sal forest. It resides on the extreme northeastern border of Madhya Pradesh and the northern edge of the Satpura mountain ranges. तो इन 6 स्टेटमेंट्स के बेसिस के ऊपर आपको गेस करना है ये कौन सा रिजर्व है। राइट, सो यू कैन एक्चुअली पॉज द वीडियो हियर और आप अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बंधवगढ़। ठीक है, अब जो बंधवगढ़ नेशनल पार्क है या बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, ये न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज अ वाइल्ड फायर वॉज रिपोर्टेड अ फ्यू डेज बैक इन पार्ट्स ऑफ बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व विच इज़ इन उमारिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। अब बेसिकली व्हाट हैपन्स इज दैट लीव्स दे आर बर्न्ड टू कलेक्ट द महुआ फ्लावर्स। सो अब क्या होता है कि देयर इज ऑल्सो various other reasons like lighting a fire to keep wild elephants away or burning cigarette part left by someone may have caused the recent place. Now when I talk about elephants, now very important fact about elephants in Bandhavgarh. Now we all know that इंडिया में सबसे ज़्यादा जो टाइगर्स हैं वो कौन सी स्टेट में है? मध्य प्रदेश में। कितने? 526 है ना। लेकिन मध्य प्रदेश में एलिफेंट्स बहुत ही कम थे, नाम मात्र थे। ठीक है, so the tiger state of India, that is Madhya Pradesh, has close to 0 elephants as per the elephant census. तो ये बहुत एक important चीज़ है। तो क्या हुआ, बंधवगढ़ में एक elephant colony आई थी छत्तीसगढ़ से and that has stayed there. So that is why that was also in news. वो भी prelims का question था कि बंधवगढ़ कौन से मतलब एरिया में there was this elephant colony from छत्तीसगढ़। सो दी आंसर टू दैट इज ऑल्सो बंधवगढ़। ठीक है, सो बंधवगढ़ में एलिफेंट्स हैं लेकिन बाकी मध्य प्रदेश में नहीं है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्जर्वेशनिस्ट के लिए भी एक क्वेश्चन मार्क है कि जो स्टेट टाइगर्स को इतने अच्छे से कंजर्व कर पा रही है वो एलिफेंट्स के केस में क्यों फेल हो रही है। राइट, सो ये एलिफेंट्स वाला जो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अब जो बंधव है, इट इज़ लोकेटेड इन द विंध्यन हिल रेंज इन दी मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में विंध्या हिल्स में ये लोकेटेड है। रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए इट इज़ नोन और इनफैक्ट बंधवगढ़ के जो टाइगर डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, वन ऑफ द हाईएस्ट इन इंडिया है, 8 पर किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, सो 8 पर किलोमीटर स्क्वायर इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड नंबर। देन इट कंसिस्ट ऑफ मिक्स्ड वेजिटेशन। ठीक है, विच रेंजेस फ्रॉम ग्रासलैंड्स भी आपको यहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे आपको थिक साल फॉरेस्ट भी मिलते हैं। Then it was declared a national park in 1968 and it became a tiger reserve in 1993. In fact, मध्य प्रदेश में जितने भी टाइगर रिजर्व है काफ़ी ज़्यादा हैं, उनके बारे में प्लीज़ देख लीजिएगा एक बार। Then बंधवगढ़ जो वर्ड है ना, दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 words, दैट इज़ बंधव प्लस गढ़। बंधव मीन्स ब्रदर, गढ़ मीन्स फोर्ट। सो ये यहाँ पे ना एक एंशियंट फोर्ट है एंड इट इज़ बिलीव दैट लॉर्ड रामा गिफ्टेड दिस फोर्ट टू हिज यंगर ब्रदर लक्ष्मणा टू लुक ओवर लंका। ठीक है, सो ये इसकी जो हिस्ट्री है वो ये है। सो दैट इज़ वाई इसका जो नाम है वो बंधवगढ़ पड़ा।
और मध्य प्रदेश ने जो सेंसस किया था, रादर ऑल इंडिया टाइगर सेंसस हुआ था जो 2019 में, जिसमें पता चला मध्य प्रदेश हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज टाइगर स्टेट, लेकिन एलिफेंट्स का नंबर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम है। तो वो भी एक आप फैक्ट ध्यान में रखिए जब भी आप एमपी के बारे में पढ़ रहे हैं इस एज फार एज द बायोडाइवर्सिटी इज कंसर्न, राइट। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग hold true about the criterion to declare a protected area as a biosphere reserve। ठीक है, सो हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, उसमें आपको बताना है कौन सी इनमें से करेक्ट है एज फार एज द क्राइटेरियन फॉर बायोस्फीयर रिजर्व इज कंसर्न। अ साइट मस्ट कंटेन अ प्रोटेक्टेड एंड मिनिमली डिस्टर्ब्ड बफर एरिया ऑफ वैल्यू ऑफ नेचर कंजर्वेशन, राइट। दूसरी स्टेटमेंट है कोर एरिया मस्ट बी अ बायोजियोग्राफिकल यूनिट and should be large enough to sustain a viable population representing all trophic levels, ठीक है। The involvement of local communities and the use of their knowledge, जिसको हम traditional knowledge कहते हैं, in biodiversity preservation, it is also part of biosphere reserves or not, ये आपको बताना है। Areas potential for preservation of traditional tribal or rural modes of living for harmonious use of the environment, ठीक है। सो ये हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स हैं, आपको इनमें से बताना है कौन सी बायोस्फीयर रिजर्व के लिए ट्रू है एज अ क्राइटेरियन फॉर डिक्लेयरिंग एन एरिया एज अ बायोस्फीयर रिजर्व। सो यू कैन एक्चुअली पॉज द वीडियो हियर, आप एक बार फिर से पढ़िए इन स्टेटमेंट्स को, ठीक है, और अपना आंसर मार्क कीजिए। सो द करेक्ट आंसर इज 2, 3 and 4, राइट। चारों में से पहली स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि ना वहाँ पे ये जो बफर एरिया वाला है ना, ये कोर होना चाहिए। अ साइट मस्ट कंटेन अ प्रोटेक्टेड एंड मिनिमली डिस्टर्ब्ड कोर एरिया ऑफ वैल्यू ऑफ नेचर कंजर्वेशन, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। बाकी जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं, ठीक है। सो अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में पढ़े, अब ये भी क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि ओडिशा में ऑलरेडी सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है और अभी दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व इज ऑल्सो बीइंग प्रपोज्ड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द स्टेट एट महेंद्रगिरी, अ हिल इकोसिस्टम हैविंग रिच बायोडाइवर्सिटी, राइट। अब ये जो है ये गाजापति एंड गंजम डिस्ट्रिक्ट्स में स्प्रेड होगा ओवर द ईस्टर्न घाट्स एंड इट विल एक्चुअली एक्ट एज अ ट्रांजिशनल जोन, किसमें, साउथ इंडिया के फ्लोरा एंड फौना में और हिमालयाज के फ्लोरा एंड फौना में। अब देखो जब भी दो मिलते हैं इकोसिस्टम्स, तो जो हमारे पास इकोटोन बनता है, हमने वो देखा है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रहती है। तो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है इकोलॉजिकल एस्टुरी ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटीज़, ठीक है। और यहाँ पे सौरा पीपल भी मिलते हैं विच आर ट्राइबल, विच आर वनरेबल, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा कांधा ट्राइब भी इम्पॉर्टेंट है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व, इट इज़ डेजिग्नेटेड बाय यूनेस्को, ठीक है। और ये नेचुरल और कल्चरल लैंडस्केप्स एक्सटेंडिंग ओवर लार्ज एरियाज ऑफ टेरेस्ट्रियल और कोस्टल मेरीन इकोसिस्टम्स और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है। अब इफ़ वी टॉक अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व्स, सो दे ट्राई टू बैलेंस द इकोनॉमिक एंड द सोशल डेवलपमेंट, है ना। ये वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है, सोशल डेवलपमेंट भी है और एसोसिएटेड कल्चरल वैल्यूज़ भी है, मतलब सबका एक मिश्रण है अलॉन्ग विद द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, अलॉन्ग विद द प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर। जो बायोस्फीयर का कॉन्सेप्ट था दैट वाज लॉन्च्ड इन 1971 एज अ पार्ट ऑफ यूनेस्को मैप प्रोग्राम, ठीक है। अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व का एम देखें तो लाइक आई सेड कि मेजर ऑल द कंपोनेंट्स आर कवर्ड अलॉन्ग विद इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन। तो यहाँ पे भी देखो, यू हैव कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, स्पीशीज एंड इकोसिस्टम, कि जो भी वहाँ पे आपको स्पीशीज मिल रही हैं, इकोसिस्टम मिल रहा है और उनके जीन्स, उनकी कंजर्वेशन करना एक बहुत इंपॉर्टेंट एम है बायोस्फीयर रिजर्व का। उसके अलावा रिसर्च एंड मॉनिटरिंग, कि रिसर्च भी होती रहे, मॉनिटरिंग भी होती रहे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिटीज़ ऑफ द सराउंडिंग रीजन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एम है बायोस्फीयर रिजर्व का। सो लाइक आई सेड, जब हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं ना, तो कॉन्जर्वेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीशीज, इकोसिस्टम एक तरफ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट दूसरी तरफ है, अलॉन्ग विद द साइंटिफिक रिसर्च एंड मॉनिटरिंग। जब हम प्रोटेक्टेड एरियाज़ की बात करते हैं ना, जैसे नेशनल पार्क्स हो गए इंडिया में एक्सेट्रा, वहाँ पे हम सिर्फ प्रिजर्वेशन या कॉन्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हम डेवलपमेंट नहीं करवा रहे हैं। लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व में सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, तभी इसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, राइट। ओके,
देन नेक्स्ट इज जोनेशन। तो इन ना 3 एरियाज में इसको हम डिवाइड करते हैं, कोर एरियाज, बफर एरिया और ट्रांजिशन जोन। जो कोर एरिया है ना, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे सिर्फ लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, मतलब जहाँ पे रिसर्च और लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, बिकॉज दैट इज़ द प्रोटेक्टेड, मोस्ट प्रोटेक्टेड एरिया। देन बफर जोन जो होता है, इट सराउंड्स दी कोर एरिया। अगर ये कोर एरिया है तो उसके अराउंड हमारे पास बफर जोन होगा, और यहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं कि जो कोर एरिया है उसको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, उसको कोई हिंडरेंस ना हो, ठीक है। सो वट एवर एक्टिविटीज़ आर टेकन है, अंडरटेकन हेयर, ठीक है, वो जो होती हैं दे आर कंपैटिबल विद द इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस, ठीक है। थोड़ी बहुत अगर आप डेवलपमेंट की भी बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत इको टूरिज्म भी होता है, तो वो ऐसा होता है कि कोर एरिया डिस्टर्ब ना हो। एंड फाइनली वी हैव ट्रांजिशन जोन। यहाँ पे तो आपकी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती है, जैसे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, सेटलमेंट्स, लोकल कम्युनिटीज़, NGO, स्टेक होल्डर्स, दे वर्क टुगेदर टू मैनेज एंड सस्टेनेबली डेवलप द एरियाज रिसोर्सेज, ठीक है। तो वो ट्रांजिशन जोन में होता है, ठीक है। सो अगर आप ये भी देखो, सो दिस इज़ दी कोर एरिया, उसके बाद वी हैव दी बफर जोन एंड देन वी हैव दी ट्रांजिशन जोन। तो ट्रांजिशन जोन में आपको रिसर्च जो मतलब ये वाला एरिया है जो हमारा कोर एरिया है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे बहुत ही बेसिक एक मॉनिटरिंग लेवल पे होती है, जहाँ पे मतलब कोर एरिया को हमने नहीं डिस्टर्ब करना, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। थोड़ी बहुत रिसर्च हो जाएगी, थोड़ी बहुत मॉनिटरिंग हो जाएगी। जो बाकी चीज़ें हैं वो बफर एरिया में होती हैं, और कोर एरिया में जैसे ह्यूमन सेटलमेंट्स वगैरह भी आपको दिखती हैं, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ बायोस्फीयर रिजर्व इज एनविसाज्ड, ठीक है। सो बायोस्फीयर रिजर्व में अगेन आई वुड रिपीट, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, ये कॉन्जर्वेशन है, उसके साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, राइट। देन मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेशनल वाइल्ड लाइफ जेनेटिक रिसोर्स बैंक इज लोकेटेड इन गोवा, चेन्नई, देहरादून, हैदराबाद, ठीक है। सो अगेन आप पॉज करिए अगर आपको लगता है कि आपने पढ़ा है एंड यू नो द आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद में बेसिकली सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजीज, ठीक है, CCMB की ना लिकॉन्स है, लेबोरेटरी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज, ठीक है। लिकॉन्स फैसिलिटी है CCMB की, वहाँ पे ये इनॉग्रेट किया गया। अब आपको नाम से ही पता चल रहा है, वाइल्ड लाइफ नेशनल लेवल पे वाइल्ड लाइफ जेनेटिक रिसोर्स बैंक। तो ये एक ऐसा बैंक है जहाँ पे जेनेटिक रिसोर्सेस या जेनेटिक मटेरियल विल बी स्टोर्ड, और कब तक स्टोर होगा, अंटिल पोस्टेरिटी, ठीक है। एंड इट विल बी यूज्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड एंड प्रोटेक्टेड एनिमल्स, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि ये किसका है, ये CCMB की लिकॉन्स फैसिलिटी पे इनाग्रेट किया गया। अब इसमें ना आपको CCMB और लिकॉन्स के बारे में पता होना चाहिए, उनके और कामों के बारे में पता होना चाहिए, आप साइंस में करते हो, ठीक है। उसके बाद ये पहला जेनेटिक रिसोर्स बैंक है इंडिया का, और यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल विल बी स्टोर्ड। और जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करने का पर्पस, मेजर पर्पस होता है कंजर्वेशन, कि हम उस जीन बैंक को लूज ना कर दें अगर वो एनिमल एक्सटिंक्ट होता भी है तो। देन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट यूज़ की गई है दैट कैन एक्चुअली रीसरेक्ट एन एनिमल स्पीशीज़ इन केस इट गोज एक्सटिंक्ट। तो अगर वो एक्सटिंक्ट हो जाता है तो हमारे पास इतनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है कि हम उसको रीसरेक्ट कर सकते हैं, दोबारा से उसको पैदा कर सकते हैं। अब ये क्रायो प्रिजर्व करेगा, ठीक है। क्रायो प्रिजर्व क्या मतलब होता है कि आप लिक्विड नाइट्रोजन की हेल्प से -195 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे स्टोर कर रहे हो। क्रायो मतलब ठंडा है ना, मतलब ठंड में हम प्रिजर्व करेंगे, तो वो कैसे प्रिजर्व करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन की हेल्प से -195 डिग्रीज पे। सो ऑब्वियसली कॉन्जर्वेशन एफर्ट्स में भी ये हेल्प करेगा, बिकॉज इट विल टेक आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन हो सकती है, यहाँ पे हम स्टडीज़ कंडक्ट कर सकते हैं एवोल्यूशन बायोलॉजी में, वाइल्ड लाइफ मेडिसिन में। सो इट विल हेल्प इन प्रोटेक्टिंग इंडियाज बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट, राइट। सो ये एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास रिसर्च है जो सेंटर खुला है यहाँ हैदराबाद में, ओके। देन फोर्थ क्वेश्चन इज रिगार्डिंग रेड प्लस। इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आपको बतानी है। इट इज़ अ मैकेनिज्म डेवलप्ड बाय पार्टीज टू द UNFCCC. It goes beyond simply deforestation and forest degradation and includes the role of conservation, sustainable management of forests and enhancement of forest carbon stocks. Developing countries could receive result-based payments for result-based actions.
ठीक है। सो ये हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स, आपको बताना है कौन सी इनमें से सही है। रेड प्लस भी काफ़ी बार न्यूज़ में रहता है और बहुत ही, ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी स्टैटिक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसमें कुछ करंट का कॉम्पोनेंट नहीं है, इट इज़ अ वेरी स्टैटिक क्वेश्चन। ओके, तो द करेक्ट आंसर इज 1, 2 एंड 3, तीनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं। अब ये क्यों न्यूज़ में था, देखो ये थोड़ा पुराना न्यूज़ है, लेकिन ये रेड प्लस एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, सो वी हैव कवर्ड इट। सो जो CSC है, एक दिल्ली बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्वायरमेंट के केस में काफ़ी रिसर्च करता है, जो डाउन टू अर्थ मैगजीन भी जिनका है। सो दे हैव रिवील्ड कि जो ना रेड प्रोग्राम था, रेड प्लस प्रोग्राम था, दैट इज रिड्यूसिंग इमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, initiated by the United Nations in 2005, it has largely failed to achieve its objectives. अब वो क्यों, क्या रीज़न रहा कि हमें इतना फ़ायदा नहीं हुआ इस इनिशिएटिव से? क्योंकि लार्ज स्केल फाइनेंस चाहिए और इंटरनेशनल फंडिंग कमिटमेंट्स हैव नॉट मटीरियलाइज्ड, ठीक है। और उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, जबकि बेनिफिट्स इतने ज़्यादा नहीं है, तो उनको लगता है कि उनको कॉस्ट ज़्यादा पे करनी पड़ रही है और बेनिफिट उसका नहीं मिल रहा है। देन देयर इज ऑल्सो नीड टू रीथिंक द रेड मैकेनिज्म बेस्ड ऑन दीज एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो इसलिए अब इंडिया भी रेड प्लस स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है, नेशनल रेड प्लस स्ट्रैटेजी है इंडिया की, ठीक है। अब इसमें हमारे जैसे वी हैव नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज में वी हैव ग्रीन इंडिया मिशन, ठीक है, और इवन NDCs जो हैं इंडिया के वो भी एक तरह से हेल्प करेंगे इन अचीविंग द रेड प्लस स्ट्रैटेजी। अब रेड और रेड प्लस में क्या फ़र्क है? देखो, रेड जो है वो कहता है कि हमें कार्बन एमिशंस को रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम डिफॉरेस्टेशन रोक दें, क्योंकि अगर हम डिफॉरेस्टेशन रोक देंगे तो हम पेड़ों को नहीं काटेंगे, जो पेड़ खड़े हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करेंगे, और अगर हम वो पेड़ काट देंगे तो वो जो कार्बन एमिशंस हैं वो एटमॉस्फेयर में ही रह जाएंगे। तो अगर हम डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को रोकते हैं तो हम कार्बन एमिशंस को कम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कहता है रेड प्लस क्या कहता है? रेड प्लस कहता है कि अगर आप और फॉरेस्ट को, एक तो होता है कि आप डिफॉरेस्टेशन नहीं होने दे रहे, एक हो रहा है कि आप और पेड़ लगा रहे हो, ठीक है, तो रेड प्लस में वो वाला एंगल भी आ जाता है, ठीक है। सो ये हमारे पास इसका ये पार्ट है। सो रेड प्लस मीन्स रिड्यूसिंग emissions फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, conservation of forest carbon stocks, sustainable management of forest and enhancement of forest carbon stocks in developing countries, ठीक है। सो रिड्यूसिंग emissions फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन के बाद जो ये वाला पार्ट है ना, कॉन्जर्वेशन, ये सारा प्लस का पार्ट है, ठीक है। सो ये UNFCCC ने डेवलप किया था। इट एक्चुअली क्रिएट्स अ फाइनेंशियल वैल्यू फॉर द कार्बन स्टोर्ड इन फॉरेस्ट बाय ऑफरिंग इंसेंटिव्स फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। तो इसका आइडिया यही है कि आप अगर रिड्यूस कर रहे हो, तो आप अगर डिफॉरेस्टेशन को रिड्यूस कर रहे हो या एमिशंस को रिड्यूस कर रहे हो फ्रॉम फॉरेस्टेड लैंड्स एंड यू आर इन्वेस्टिंग इन लो कार्बन पाथ्स, सो यू विल बी इंसेंटिवाइज्ड, ठीक है। सो दे विल रिसीव रिजल्ट बेस्ड पेमेंट्स फॉर रिजल्ट बेस्ड एक्शंस, ठीक है। सो रेड प्लस डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन के बियॉन्ड जाकर कॉन्जर्वेशन, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट को भी इन्हांस करता है, को भी प्रमोट करता है, ठीक है। अब यही है कि मोर देन 300 रेड प्लस इनिशिएटिव्स हैव बीन टेकन ऑफ, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट में भी ये जो मैकेनिज्म है ये इंश्राइंड है, तो ये सब इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। लेकिन एज फार एज मोस्ट प्रोमिनेंट ग्लोबल मैकेनिज्म टू इंटीग्रेट द रोल ऑफ फॉरेस्ट इन क्लाइमेट चेंज अगर कुछ है तो वो रेड प्लस ही है, राइट। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। कंसिडर द फॉलोइंग लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज: बरहन, बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, तावा, गंजल, कुंडी, कोई, करजन। अब आपको इसके बेसिस पे ना रिवर आइडेंटिफाई करना है। हिरन, टेंडोनी, बारना, कोलार, मैन, उरी, हटनी और सांग, ये राइट ट्रिब्यूटरीज हैं एक रिवर की, and it is bounded by the Vindhyas on the north, Maikala on the east, Satpuras in the south and Arabian Sea on the west. तो ये हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है इनके बेसिस पे कौन सा रिवर है: चंबल, नर्मदा, बेतवा, गोदावरी। तो अगेन ये भी काफ़ी, आई वुड से इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन इफ़ यू हैव डन योर रिवर्स राइट, एंड यू नो रिवर्स दे फॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रीलिम्स, ठीक है। आपको UPSC प्रीलिम्स में अगर आपने जाना है, यू हैव टू राइट दिस ईयर्स एग्जाम, प्लीज़ यू नो रिवाइज योर रिवर्स अगेन एंड अगेन एंड उनको एकदम परफेक्ट कर लीजिए। ज्योग्राफी में आपने आई एम श्योर किया ही होगा। सो दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन जो एक तरह से इम्प्रोवाइजेशन है। सो द करेक्ट आंसर इज नर्मदा, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा में कुछ इतना वो नहीं है, इट इज़ मोर ऑफ रटाफिकेशन, या आपने मैप को अगर देख कर
पड़ी हुई हैं ट्रिब्यूटरीज। या अब ट्रिब्यूटरीज का ये होता है कि आपको जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं वो पता होनी चाहिए, बाकियों के जिस नाम ही बहुत है। एनीवेज, नर्मदा इज़ द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया, और ये मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में इसका जो बेसिन है वो लाई करता है। एंड इट इज़ बाउंड बाय, लाइक आई सेड, विंध्यास ऑन द नॉर्थ, मेकाला ईस्ट में है, ठीक है, विंध्यास, मेकाला, सतपुरास एंड फाइनली वी हैव अरेबियन सी, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, देन इट राइजेस फ्रॉम द मेकाला रेंज नियर अमरकंटक इन अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड ड्रेन कहाँ पे करता है, अरेबियन सी इन द गल्फ, थ्रू द गल्फ ऑफ कंबर। और मेजर पार्ट ऑफ द बेसिन इज कवर्ड विद एग्रीकल्चर अमाउंटिंग टू 56.90%। तो ये हमारे पास मैप है, ठीक है। यहाँ पे आप नर्मदा देख सकते हो, इसमें इसकी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन लुक। सो दीज आर द लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज, दीज आर द राइट ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। ये राइट ट्रिब्यूटरीज भी हैं, लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज भी हैं, तो इनको जस्ट एक बार देख लो, ठीक है, नाम जस्ट गो थ्रू देम। उसके बाद मेजर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स इंदिरा सागर, सरदार सरोवर और मुकेश्वर, बरगियन, महेश्वर है, लेकिन बाकी जो है वो भी आप एक बार देख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज रिगार्डिंग टुडेज प्रीमिक्स। वंस यू आर डन विद दिस, एक बार अपना स्कोर लिखिए और एक बार जस्ट गो थ्रू इट वंस मोर, ताकि आपका जो भी हमने आज पढ़ा है वो एक तरह से आपका पक्का हो जाए, ठीक है। उसके बाद अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।